कितने इंटरफेसेस होते हैं? दो इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है। एक इंटरफेस होता है डेटा व्यू और दूसरा इंटरफेस होता है वेरिएबल व्यू। ये दोनों आ रहे हैं, लेकिन दोनों व्यूज हमारे पास अभी खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि हमने डेटा अपलोड नहीं किया। अब हम सीखते हैं सबसे पहले डेटा अपलोड कैसे होगा। डेटा अपलोड करने के लिए बहुत सिंपल, यहाँ लेफ्ट साइड पे अपवर्ड आपको एक जो येलो कलर का एक फोल्डर नजर आ रहा है, इस फोल्डर को करेंगे तो जब इस फोल्डर को क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो खुल जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहला काम ये करना है कि नीचे आपको फाइल टाइप जो नजर आ रही है, इसके क्या लिखा हुआ है? SPSS, इसको क्लिक करना है और यहाँ स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे जाके इसको क्या करना है? अदरवाइज आप कभी भी अपनी फाइल इसके अंदर अपलोड नहीं कर सकते जब तक आप यहाँ फाइल को नहीं करें। मतलब ये सिर्फ SPSS के फॉर्मेट पे लेगा। हमारे पास SPSS फॉर्मेट पे फाइल नहीं है, हमारे पास तो एक्सेल के फॉर्मेट पे फाइल है। अब आप यहाँ से जाएंगे आपकी जो भी डेस्टिनेशन है, मेरी डेस्टिनेशन डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप से चला जाए। अब डेस्कटॉप के ऊपर मेरे फाइल का नाम है डेटा सेट मल्टीमीडिया, तो मैंने इसको क्लिक करा और इसको क्या कर दिया? इस तरह का जब बॉक्स आ जाए तो इसका मतलब है कि आपकी फाइल चलिए जाने के लिए रेडी है। अच्छा, कुछ लोगों की फाइल नहीं जाएगी, एरर देगा, तो उसमें हो सकता है कि आपका जो एक्सेल का फॉर्मेट हो वो सॉफ्टवेयर के साथ मैच, तो आप उसको 97 के अंदर सेव करके देखिए, सेव एज एक्सेल 97, 94, समझ रहे हो? अभी आप डिफरेंट फाइल के फॉर्मेट चेंज करें और फिर उठाने की कोशिश करें तो आपका फॉर्मेट उठा लेगा। या किसी दोस्त से पूछें कि तुम्हारी फाइल उठा ली है, वो कहेगा हाँ। आप चेक करेंगे उसकी फाइल का फॉर्मेट क्या है, आप भी उसी फॉर्मेट पे कर रहे हैं। आपसे नहीं हो रही, आप उसे ईमेल करके बोले कि यार तुम मुझे इस फॉर्मेट पे डाल के भेजो। बात समझ में आ रही है? आपने देखो, हम लोग का पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हमें 1 घंटा दिया जाए ना और कोई मसला दिया जाए तो हम 50 मिनट तक क्या करते हैं? मसला 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 मसला, और हल की तरफ कब जाते हैं? आपके 10 या आपके 2 मिनट वो आप बताओ हल कैसे करना है, ऐसा बस हो गया, बस टाइम इज अप, ठीक है। तो आपने 2 मिनट बेसिकली सिर्फ मसला करना है और 58 मिनट। तो आप ये मत करें कि सर ये हो गया, सर अब क्या करें? मेरे पास सॉल्यूशन के साथ आए। आप बोले सर ये मसला हुआ था और मैंने यूं किया और यूं हल। मैं अपने घर में इस बात पे बहुत मजबूर, मैं अपने घर में इस बात पे, मैं किसी का मसला सुनता ही नहीं। वो कहता यूं है, समझ में आ रही है बात? तो अब सबको पता चल गया कि इसके बाद सिर्फ मसला लेकर ये मेरी आदत कहाँ से पड़ी? जब मैंने MBA के बाद जॉब स्टार्ट की, तो मैंने जॉब स्टार्ट करी है तो हमें तो यही आदत थी, मसला 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 मसला, ठीक है। तो मैं जब अपने बॉस, मेरा जो पहला बॉस था, तो हम तो मसले मसाइल का एक लेके पूरी गठरी लेके उसके पास चले जाते तो उसके सर पर मारते थे, ये लो मसला, ठीक है। तो मेरे बॉस ने मुझे मेरी पिटाई की और उसने मुझे बोला कि खबरदार जो आज के बाद मेरे पास प्रॉब्लम लेकर आए, मेरे पास लेकर आओ सॉल्यूशन। ये माइंडसेट, तो वहां से हमारा फिर जॉब पे माइंडसेट बदल। कोई भी बॉस आपके मसले सुनने के लिए नहीं बैठा। प्रॉब्लम है, आपको फैसिलिटेट किया जाएगा, किया जा रहा है, आप उसका सॉल्यूशन निकालें, ठीक है। तो आपने जब आना है तो समझ गए आपने क्या समझा रहा है? मैंने अब देखो, मैं आपको एक एक मसला, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आपको एक एक मसला बता दे कि क्या क्या होगा और उसका हल क्या होगा। समझ में आ रही है? हाँ, मैं आपको कुछ कॉमन प्रॉब्लम बता दूंगा, उससे रिलेटेड आपके प्रॉब्लम आए वो आपने खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट का भी मैंने आपको बता दिया कि वो नहीं उठाता तो बाद बच्चे बिल्कुल पागल हो जाते हैं कि हमारी एक्सेल की फाइल क्यों नहीं उठाया है, क्योंकि आपका फॉर्मेट मैच नहीं करता। आप अपना फॉर्मेट चेंज करके देखिए, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझसे पूछो अगर मैं फॉर्मेट चेंज कर, सर क्या चेंज करें, तो मैं कुछ एक्सेल का बाबा नहीं, आपने को खुद करना है। अच्छा, तो मेरा चूंकि फॉर्मेट मैच कर गया, ये विंडो अगर आपके पास आ जाए जिसमें ओके लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है रिपोर्ट ओके की।
है, आपको इसके बाद यहाँ पे जाके इसको क्या कर देना है, ओके। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, ये देखो एक्सेल की बड़ी शीट इसमें क्या होगा, SPSS। अब आप एक मजे की बात देखें, आपकी एक्सेल की शीट के अंदर भी आपने ये ध्यान रखना है कि जो सबसे पहली रॉ है उसको ये लेबलिंग के तौर पर उठाता है। SPSS जो सबसे पहली एक्सेल की रॉ होती है उसको, तो आपको पहली रॉ खाली नहीं छोड़नी, पहली रॉ में कुछ और नहीं लिखना, पहली रॉ में आपके लेबल जोड़ने चाहिए ताकि ये लेबलिंग उठा सके। यहाँ पे देखें लेबलिंग उठा रही होगी, और इसके नीचे आपका इसमें डेटा उठा दिया। कितना मेरा डेटा था, 150 का डेटा था, इसमें 150 का डेटा, और इसमें मैंने सारे आइटम उठा लिए, जितने भी वेरिएबल है वॉट एवर, इसमें मैंने सारे आइटम। अगर आप यहाँ तक आपने करेक्ट कर दिया काम, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने 70% काम किया। कितना परसेंट कर दिया, इसमें गलती और ग्लिचेस और मसले नहीं करते। अब काम क्या है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब हमने जो सॉफ्टवेयर के अंदर काम करने हैं वो 5 काम करने, जो मैंने आपको जिसकी थ्योरी सिखाई, ठीक है, वही थ्योरी अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने करना है कंप्यूट। क्या काम करना है, वेरिएबल को क्या करना है, कंप्यूट। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, जितने हम लोग पास बनाते जाएंगे। सबसे पहले ट्रांसफॉर्म में जाना है, ट्रांसफॉर्म के बाद कंप्यूट वेरिएबल, ठीक है। सुलेमान कौन से लोग पे चल रहे हैं, बोले नहीं बनो बेटा, पता है ना, हंस रहे थे ना कि आप, है ना, कंप्यूट ट्रांसफॉर्म के अंदर कंप्यूट करेंगे तो ये विंडो हमारे सामने आ जाएगी। अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने, अब देखो क्या मैंने कह रहा था, या तो आता नहीं है या तो गलत करते, या तो आता नहीं है या तो गलत करते। अगर आपने सबसे पहले एक्सेल की शीट को ट्रांसफॉर्म नहीं किया, आप SPSS के अंदर काम, ठीक है। अब अगर आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया है लेकिन आप उसको सीक्वेंस वाइज नहीं करते तो आप सही काम नहीं कर सकते। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चनर होगा, जो आप उसके रिस्पॉन्सेज अपने पास आपने उधर अपलोड किए हैं SPSS के अंदर, वो होगा आइटम वाइज। आपको चाहिए मीन वाइज, आपको डेटा क्या चाहिए, मीन वाइज। तो सबसे पहले आपने अपने आइटम्स का क्या निकालना है, मीन। इसके लिए मैं सबसे पहले कंप्यूट कर लेता हूं। अब मैंने अपने हर कंस्ट्रक्ट का मीन निकालना है, ठीक है। ये अपने लफ्जों में लिखते रहना, कंस्ट्रक्ट और एरो बना के मीन, ये मेरे लिए तो ये ऐसी चीजें हैं कि यूट्यूब के ऊपर है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपके लिए के ऊपर आप भूल जाओगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप, PhD करेंगे। हाँ, सबसे पहले आप मीन निकालेंगे। अब हम देखते हैं कि हमने मीन किस तरीके से निकालना है सारे लक्षण, सही है। मीन की तरफ, अच्छा देखो, ये मीन का निकालने से पहले एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। मैंने व्यू की बात की, डेटा व्यू है, वेरिएबल व्यू के अंदर हम जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये याद रखना, वेरिएबल व्यू के अंदर आपने किसी भी चीज के अंदर छेड़छाड़ नहीं करनी। लेकिन अगर आप यहाँ से छेड़छाड़ करेंगे तो क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये डेसिमल 2 कर दिया जाए,
कितना कर दिया? 2 डेटा शीट में चेंज नजर आ रहा है? तो अगर यहाँ पे आपके पास कुछ मसला हो तो आप यहाँ से जी, कुछ नजर नहीं आ रहा। आपका 400 का डेटा है, आप एक ही को जाके नहीं कर सकते, तो वन क्लिक पे आप वहां से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम दोबारा 0 पे रखते हैं। टाइप सबकी न्यूमेरिक होनी चाहिए, बस ये न्यूमेरिक ही होती है, इसको चेक कर रहे हैं। लेबलिंग हमने उसी की रखी है, वैल्यूज नन पे रखी है, मिसिंग ये सारी चीजें, अलाइन राइट है, सब कुछ हमने ऐसे ही रखना है। अच्छा, अभी सारा हमको दे रहा है नॉमिनल पे, हमारा डेटा नॉमिनल नहीं है बल्कि हमारा डेटा सही है। नॉमिनल का क्या मतलब होता है? 3 स्केल है आपके पास, स्केल, ऑर्डिनल, नॉमिनल, ठीक है। ऑर्डिनल और नॉमिनल क्या होता है? नहीं, ऑर्डिनल होता है कोई चीज बढ़ रही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने जो आपकी एजुकेशन को पेश किया है, तो एजुकेशन कौन सा डेटा है? ऑर्डिनल। एजुकेशन कौन सा डेटा है? ऑर्डिनल। एज कौन सा डेटा है? आप 18 साल के होंगे, 20 साल के होंगे, 22, ऑर्डिनल। ग्रेजुअली आपकी एज क्या हो रही है? बढ़ रही है। एजुकेशन, आप मैट्रिक पास होंगे या ओ लेवल होगा, ए लेवल होगा, बैचलर्स होगा, मास्टर्स होगा, पीएचडी होगा, ऑर्डिनल। ये कौन सा डेटा है? नॉमिनल क्या होता है? नॉमिनल में या तो ये होता है, या तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मेल है या फीमेल, तो ये क्या है? नॉमिनल। यस और नो या मल्टीपल चॉइस कर, ये क्या है? मैं आपको कौन सा कलर पसंद है? ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, ये कौन सा डेटा है? ठीक है, अब आपको समझते हैं। नॉमिनल के अंदर ऑप्शन होता है, सही है ना। मेल, ऐसा नहीं है कि वो क्या है कि नहीं पहले मैं मेल था, फिर जब मैं बड़ा हुआ तो फिर फीमेल होगा। ऑर्डिनल नहीं है, या तो ये या तो नॉमिनल। तो हमने तो चूंकि डेमोग्राफिक्स अपने सारे उड़ा दिए, क्योंकि हमने डेमोग्राफिक्स उड़ा दी, हम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहते टेस्ट के, तो हमने अपने सारे डेमोग्राफिक्स अपने सारे डेमोग्राफिक्स उड़ा दिए। तो उसके बाद हमारे पास जितना भी एक्स्ट्रा डेटा बचा है वो सारे का सारा कितने हैं भैया? कितना है? हाँ, वो सारा किसमें? वो सारा स्केल के अंदर है। तो अब सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो सब कुछ किसमें कन्वर्ट कर देंगे? पेंसिल में कन्वर्ट कर देंगे। नहीं, आपने ऑर्डर दे दीजिए होना है ना हो तो फिर जितनी देर में आप उससे ये बात कर रही है उतनी देर में ये करना लाजमी है, इसका अपना प्रोटोकॉल। अच्छा जी, जितनी देर में आपने ये मुझसे बहस की कि सर इसको एक एक करके करना है, और मैंने आपको जवाब दिया, उतनी देर में ये सारे हो गए। ठीक है। अच्छा, आप लोग ना बहुत झिझकते हैं, कोई चीज आपको दी जाए ना तो आप समझते हैं कि ये क्या है, ये हुआ है, ये मुझे काट लेगी, मैंने इसको हाथ लगाया तो मैं पागल हो जाऊंगा, कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होता बेटा, आप काम करें, गलत होगा, अक्सर क्या होगा? गलत होगा। तो एक दफा गलत होगा, 2 दफा गलत होगा, तीसरी दफा आप उसे सही कर, ठीक है। तो आप ये हेजिटेट मत हुआ करें कि नहीं ये काम पता नहीं मुझसे होगा नहीं हो जाएगा। स्केल पे कन्वर्ट कर दिया हमने सारा कुछ।
अब हम चले गए डेटा वेरिएबल्स के ऊपर यहाँ पर, और अब हम वो काम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम गए ट्रांसफॉर्म के अंदर और हम गए कंप्यूट वेरिएबल में, सारे स्केल में आ गए भाई। अच्छा, अब अगर बीच में ये बार बार कोई नॉमिनल पे चला भी जाता है तो उसको बता दें, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट से परेशान ना। अच्छा, अब जनाब आपने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल। यहां से आपने उठाना है सबसे पहले, देखिए पहला वेरिएबल है ना, इसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे ये एरो का मुंह उस तरफ हो जाएगा, इस एरो पे क्लिक करना है। ये P1 कहाँ चला गया, वहां पर चला गया। प्लस का बटन दबाया, P2 आया, इसको भेजा। प्लस का बटन दबाया, P3 आया, इसको भेजा। प्लस का बटन दबाया, P4 आया, इसको भेजा। प्लस का बटन दबाया, P5, इसको भेजा। सारे पीस हो गए मेरे कंप्लीट? नहीं हो गए। किसको भेजना था, किसको भेज दिया? 6 को भी मैंने भेजा। अब हो गए सारे कंप्लीट। अब लगाया डिवाइड, और ये टोटल कितने हैं? मीन का यही फार्मूला होता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ लगा दिया, लेकिन ये मेरा ओके का बटन अभी भी जुड़ा है। ये एक्टिव क्यों नहीं हुआ? ये एक्टिव नहीं, क्योंकि मैंने टारगेट वेरिएबल का नाम नहीं दिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, टारगेट वेरिएबल का नाम देना है। अब आपका P है ना, तो आप इसका नाम दे देंगे P अंडरस्कोर, मैं चूंकि मीन निकाल रहा हूं तो मैं क्या दे दूंगा। अब नीचे ये एक्टिव हो गया बटन, ठीक है, मैंने ओके बताया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जीक्यूट। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, देखो ये सारी बातें बहुत अहम है, याद रखना है, इसी में गलती करोगे और फिर कहीं फंसोगे। इसके अंदर 2 शीट्स एक साथ चलती हैं, एसपीएस के अंदर कितनी शीट साथ चलती है? 2। एक इनपुट और दूसरी आउटपुट। इनपुट वो है जहां हम काम कर रहे हैं, और आउटपुट ये वाली शीट है जो आपको नजर आ रही है। आउटपुट शीट कभी भी क्लोज नहीं करनी। आउटपुट शीट को हमेशा क्या करना है, मिनिमाइज। इसको क्या करते हैं, क्लोज कर करके बार बार, तो उनके पास 10,000 आउटपुट फाइल जमा हो जाती है, और फिर वो सब पागल हो जाते हैं कि कौन सा काम किस फाइल में है और कहां से उठाना है, क्या सीख। तो आप बार बार अपनी आउटपुट की फाइल बनी ना करें, तो आपकी एक ही आउटपुट की शीट होगी, उसमें लाइन से आपका सारा काम होगा, ठीक है। आखिर में जब हम डेटा उठाएंगे एसपीएस से, तो कहां से उठाएंगे, आउटपुट फाइल। इज इट ओके? अच्छा, अब आपने ऐसे करके सारे ही आपने कंप्यूट कर रहे हैं। कंप्यूट वेरिएबल में गए, ये वाला आपका सारा काम हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपने ठीक है, अब आपने दोबारा ये काम जो बातें करेगा ना, मैं उसको बाहर निकाल दूंगा। P3 प्लस P4 प्लस P5 को भी भेज दिया। टोटल कितने हैं? 5 आ गया, और इसको हम क्या नाम देंगे, ठीक हो गया। ओके का बटन क्लिक किया, अभी आपको दिखा दूँ आंसर कहाँ आ रहा है, बताता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल हम इसको एक 1 बाय 1 करते जाते हैं। आप चाहें तो ये मीन्स आप निकाल के एक्सेल पे निकाल के भी जा सकते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पे इजी हो गया, हमारे रीसेट कर दिया हमने। अब हम करेंगे
अब अपनी शीट की तरफ जाना है। सबसे पहले कहाँ जाना है? वेरिएबल व्यू। वेरिएबल व्यू के अंदर ये सारे के सारे आपस में आ गए, लेकिन इनके साथ एक मसला है, बाकी सबके डेसिमल 0 है, इनके क्या है 2। तो ये तो हमें पता है हमें कैसे सही करना है। अब हम जाके इसको देखें जरा, हो गए? पहले किसी और शेप में आ रहे थे, पहले 4.00 लिखा हुआ आ रहा था, वैसे आ रहा था। अब ये हमारे पास सिंगल डिजिट में आ रहा है। ये हमारी क्या है? जिंदगी की आसानी है। ये हमारी जिंदगी क्या बना रहा है? आसान। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, और मेरी भी अपनी कोशिश होती है कि अपनी और दूसरों की जिंदगी को क्या बनाऊं? ना कि लेकिन हम लोगों के अंदर एक रिवील करता जा रहा है माइंडसेट कि हम आसान चीजों को क्या बना रहे हैं? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हालांकि इंसान का काम इसका उल्टा है। इंसान को चाहिए कि मुश्किल चीजों को क्या बनाए? आसान। कोई इतना बड़ा इसमें हवा नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप सही डायरेक्शन के साथ चल रहे हैं तो ये बहुत आसान है। ये क्या हर कुछ ही आसान है। अच्छा, अब जनाब अब सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा कि आपने इसकी क्या निकालनी है? रिलायबिलिटी। क्या निकालनी है? आपने रिलायबिलिटी निकालनी है। सबसे पहला है रिलायबिलिटी। अब आपने सबसे पहले किसके अंदर, किस स्टेप के अंदर जाना है? एनालाइज के अंदर जाना है। ठीक है, और एनालाइज के अंदर जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको रिलायबिलिटी नजर आ रही है कहीं? नहीं आ रही। स्केल के अंदर जब आप जाएंगे तो स्केल में रिलायबिलिटी नजर आएगी। ठीक है, एनालाइज, स्केल, और स्केल के अंदर रिलायबिलिटी एनालाइसिस आपको नजर आएगी। ठीक है, उसको आपने क्या करना है मरियम? क्लिक करना है। इसको क्या करना है? क्लिक करना है। ठीक है, अब देखें वही बात, आसान चीज को क्या बना रहे हैं? मुश्किल। सिंपल से जवाब है सर, इसको क्या करना है? क्लिक करना है। क्लिक करना है। ये विंडो हमारे पास खुल कर आ गई। ठीक है, अच्छा देखो, अब मेरी एक बात अच्छी तरीके से अपने कान का मैल निकाल के सुन लो। रिलायबिलिटी वो वाहिद एनालिसिस है जिसके अंदर हमने मीन तो निकाला है लेकिन मीन को यूज नहीं किया। रिपीट कर लो। रिलायबिलिटी वो वाहिद एनालिसिस है जिसके अंदर हमने मीन निकाला तो है लेकिन उसको यूज नहीं किया। बाकी जितने भी टेस्ट हैं अब उसके लिए हमारे लिए आइटम्स क्या हो गए? इररेलेवेंट हो गए। अब हम सिर्फ किस पे काम करेंगे? मीन पे। लेकिन रिलायबिलिटी वो वाहिद टेस्ट है जिसके अंदर हमें आइटम चाहिए होंगे। समझे? हाँ, एनालाइज स्केल। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हमने सबसे पहले रिलायबिलिटी, देखो रिलायबिलिटी क्या होती है? कंस्ट्रक्ट वाइज होती है। सही है, रिलायबिलिटी का हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या था? इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। तो हमने ये चेक करना था कि क्या आइटम्स की आपस में कितने कंसिस्टेंट है। आइटम्स आपस में कितने कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए जाहिर सी बात है मीन से काम, मीन तो सबको एक करके दे देगा। तो लॉजिकली भी समझ में आ रहा है कि सब आइटम्स को अलग अलग लेना है। तो रिलायबिलिटी लिखने क्या निकलती है? कंस्ट्रक्ट वाइज। वैसे सभी कुछ कंस्ट्रक्ट वाइज ही मीन भी कंस्ट्रक्ट वाइज निकलता है, रिलायबिलिटी भी कंस्ट्रक्ट, हर कुछ कंस्ट्रक्ट वाइज ही निकलेगा। सही। अब ये देखें, यहाँ आपने P1 को क्लिक करा, यहाँ एरो से इसको दूसरे जहां पे भेज दिया। सही है, अब ये यहाँ पे नहीं है, इज नो मोर हियर। दूसरे वाले को क्लिक किया, इसको भी दूसरे जहां, तीसरे को भी, और आप चाहें तो
एक साथ भी कर सकते हैं, ये तीनों भाइयों को एक साथ दूसरे जहां में पहुंचा दिया। एक आइटम को भी कर सकते हैं और सारे आइटम्स को भी कर सकते हैं। तो जैसे पंजाबी फिल्म में होता है ना, ये एक मेरे भाई की गोली था, एक मेरी बहन की गोली था, एक मेरी फुफे की था, एक मेरे खाने वाले बोलो भाई घुमाए हो यार गोली ठीक है। तो ये वो वाला सीन है। पंजाबी फिल्मों में तो भाई पूरा एक मैगजीन खा के भी घोड़े पे दौड़ता हुआ आता है, बात है ये मतलब अगर आपको अपना दिमाग का फ्यूज उड़ाना हो तो आप एनीवे हेलो। अच्छा मैं थोड़ा सा इसमें क्लास बोर ना हो, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, लेकिन आपको कहते हैं क्लास तो छोड़ो, हाँ टेक पढ़ो ठीक है, ये वाला काम नहीं करना है, सही है। अच्छा जी आगे, तो हम चाहें तो इनको एक एक करके भेज सकते हैं, चाहे तो बमा हेलो अयाल इनको, हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि आपने सिर्फ एक कंस्ट्रक्ट के सारे आइटम भेजने हैं, दूसरे कंस्ट्रक्ट के आइटम नहीं चलते, ठीक है। ये आ गए मेरे पास सारे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ मॉडल कौन सा लगा हुआ है, हमने भी कौन सा स्टडी किया है, क्रॉनबैक, तो इसको नहीं छेड़ना है। यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, हमने इसको नहीं छेड़ना, हमने ऐसा का मतलब क्रॉनबैक आएगा, ठीक है। हमने इसको क्या कर देना है, एक सेकंड के लिए एक 10वें हिस्से में इसमें आपको रिलायबिलिटी निकाल के दिखा दी, लिखा हुआ क्रॉनबैक अल्फा, लिखा हुआ क्रॉनबैक अल्फा कितना आ रहा है 0.9, इसका मतलब है 0.92 और हमारा कट ऑफ क्या था 0.7, तो रिलायबिलिटी याद रखना है, आउटपुट की फाइल बंद नहीं करनी, क्या करना है मिनिमाइज करना है। फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे, एनालाइज के अंदर जाएंगे दोबारा, और फिर दोबारा वही सारा हम रिपीट करेंगे, रिलायबिलिटी एनालिसिस के अंदर फिर हमने जाना है। और अब ये जितने भी यहाँ पे पीस हमने यहाँ इधर भेजे थे, इन सबको हमने कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करके वापस ठीक है, रीसेट सब ठीक है। अच्छा अब हमने यहाँ से चीज को सिलेक्ट करना है, सारे इनको भेजना है और 0.83 ठीक है। हम दोबारा से जो है वो स्केल, अच्छा मैं अब मुझे कोई करके कोई क्लास में मुझे करके दिखा देंगे, अच्छा था मुझे करके हाँ आज हम अच्छा था फिर आपको आपको सब जुगाड़ ये आप क्वेश्चन दोबारा ऐसा ना हो ये 3-4 बच्चे क्या क्या 0.84 ठीक इसको क्या किया, मिनिमाइज, क्या आएगा हमारे पास, देखिए आइए को क्या आपने सारी यहाँ पे
रिलायबिलिटी से हमारा डेटा क्या हो रहा है, क्लियर। अगर डेटा रिलायबिलिटी में प्रॉब्लम है तो बता दें प्रॉब्लम है, लेकिन जिस डेटा में प्रॉब्लम आ जाती है शुरू से वो आखिर तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करता रहता है। तो रिलायबिलिटी हमारी हो गई, मिनिमाइज कर दिया इसको, एक चेक यानी कि हमने सक्सेसफुली कर सकते हैं। अब यानी कि हमने 3 काम करे, पहले मीन निकाला, फिर हमने रिलायबिलिटी निकाली। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। क्या काम करेंगे, डिस्क्रिप्टिव। अच्छा चलो पहले नॉर्मलिटी, ठीक है, लेकिन नॉर्मलिटी से पहले भी आप चाहें तो आप रिलायबिलिटी निकाल लें, ठीक है। अच्छा वो जो डिस्क्रिप्टिव और हम नॉर्मलिटी के साथ क्या करेंगे, भाई डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें देखेंगे। अच्छा फिर एनालाइज में गए, और एनालाइज में जाने के बाद आप चले गए डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। आप चले गए डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में डिस्क्रिप्टिव के अंदर जाएंगे, प्रोसीजर और उसमें डिस्क्रिप्टिव, उसको क्या कर देंगे, एनालाइज में गए, बातें करते रहोगे ना तो फिर यही होगा जो हो रहा है। एनालाइज में गए, एनालाइज में जाने के बाद डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में गए, और डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में जाने के बाद डिस्क्रिप्टिव्स के अंदर चले गए। ठीक हो गया। अब यहां से आपने क्या करा, चारों मिशन सेलेक्ट करके, ठीक है, ऑप्शंस के अंदर गए, और अब यहां से आपने जाके ऑप्शंस में, ठीक है, अब आपने चेक करना है कि आपने क्या काम करना है, आपको क्या क्या चाहिए। मुझे मीन चाहिए, मैंने मीन पे क्लिक पहले से ही है। मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन। मिनिमम मैक्सिमम मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको उड़ा दिया। और मुझे क्या चाहिए, स्क्यूनेस और इसको मैंने, तो ऑप्शन, तो ऑप्शंस में जाके आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन में जाके आपको जो चीजें चाहिए आप उसको क्लिक करना है, जो चीजें नहीं चाहिए उसको भी क्लिक करना है, उसको अनक्लिक कर देंगे, उसको अनटिक कर देना है, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या कर देंगे, फिर क्या कर देंगे, टेबल बनने में कोई टाइम नहीं है, समझ रहे हो आप। असल टाइम ये कि आप क्या सही बात पे जाके सही चीजें सिलेक्ट कर रहे हो, उस पे है। अच्छा देखो, अब हमारा जो देखो, अब यहाँ इस टेबल को हम किस तरीके से देख के इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। एन स्टेटिस्टिक्स, एन बता रहा है हमारा सैंपल साइज 150 मीन स्टेटिस्टिक्स, हमारा जो लिकर्ट स्केल है वो कितना है, 5। 1 का मतलब है स्ट्रांगली डिसएग्री, और 5 का मतलब है स्ट्रांगली। 3.3 से ऊपर है, इसका मतलब है कि हमारे रिस्पॉन्स, इसका मतलब ये कि हमारा आगे जो चीजें वो क्या आने वाली है, क्योंकि इसका मतलब ये कि हमने जो अज्यूम किया था ऑडियंस भी उससे अग्री कर रही है। फिर है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी अराउंड 1 के ही अराउंड, ठीक है। अब स्क्यूनेस और कर्टेसिस पे आ जाए, तो वो 2.5 से कम नहीं, प्लस माइनस 2.5 के दरमियान होनी चाहिए। इसकी स्टेटिस्टिक्स चेक करें, सबकी किसके करीब है, 0।
सबकी स्टेटिस्टिक्स किसके करीब है? एकदम। इसका मतलब है इसका मतलब है डेटा क्या है? बिल्कुल नॉर्मल। डेटा क्या है? नॉर्मल है। अच्छा, अब मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जब आपने इसको ऐसे ही कैसे ही रिपोर्ट में नहीं लगाना है, बल्कि आप एक्सेल के ऊपर जाके टेबल बनाएंगे, इसमें से n स्टेटिस्टिक्स उड़ा देंगे, ठीक है। आप इसमें से ये स्टैंडर्ड एरर इनको भी आप उड़ा देंगे और बाकायदा आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे PM RM लिखा हुआ है, ये तो हमने अपनी आसानी के लिए लिखा था। आप बाकायदा पूरा जो कंस्ट्रक्ट का नाम है वो लिखेंगे और प्रॉपर टेबल बनाकर, वो टेबल कैसे बनेगा वो अभी मैं 2 मिनट में आपको बनाकर बिल्कुल। अब आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले जब रिलायबिलिटी में क्या करेंगे, रिलायबिलिटी में भी आप देखेंगे ये 4 के 4 कंस्ट्रक्ट की 4 जगह निकाली है। आपने जो है वो एक्सेल की एक ही शीट बनाना, एक ही टेबल बनाना है और उसके अंदर आपने डालना है और उसके अंदर आपने बताना है कि रिलायबिलिटी का कट ऑफ इतना था और हमारा इतना आया है इस वेरिएबल का, तो इसका ये मतलब है। एनालाइज करना लास्ट में दिखाता हूँ, पहले सारे टेस्ट एक दफा रन, ठीक है। फिर एक दफा मैं बताऊंगा बस कि आपने किस तरह एनालाइज करना है और फिर बस आपने करना है, ठीक है। यानी कि नॉर्मलिटी हमारा डेटा पास हो गया, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा जाएंगे, हाँ हाँ 5 मिनट देखो ये सीक्वेंस टूट जाएगा ना। बस मैं छुट्टी कर दूंगा, जल्दी छुट्टी कर दूंगा, जल्दी कंप्लीट होता है दूसरी क्लास। नहीं हो तो सर करो भाई, कितनी देर में कंप्लीट होगा? मैं तो 5 मिनट में करवा दूंगा। आप ये तो मैं आपको समझाने के लिए रुक के मुझे लग भी रहा है आपका इस तरीके से इंटरेस्ट नहीं है, क्लास में देर से आ रहे हो, पीछे बगैर चले जा रहे हो। अच्छा, तो देखो भाई सारे, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? एनालाइज। आप क्या करेंगे? एनालाइज पे जाने के बाद अब हमें निकालना है कोरिलेशन। ठीक है, वैलिडिटी का टेस्ट नहीं करवा जितना करवा। अच्छा, इसमें कहा जाएंगे कोरिलेट। कोरिलेट में कहा जाएंगे बायवेरिएट, ठीक है। बायवेरिएट पे जाएंगे क्योंकि हमने हर 2 वेरिएबल्स का कोरिलेशन चेक करना है, तो फिर हम बायवेरिएट, ठीक है। फिर वही काम करना है, क्या काम? सबके बीच सेलेक्ट और इनको, अच्छा। अब क्या करना है आपने? यहाँ पे नीचे देखें पियर्सन और ये डिफरेंट स्पेयरमैन और डिफरेंट है 2 टेल 1 टेल, आपने सुने होंगे अपने 2 टेल 1 टेल। आपने इसकी सेटिंग को नहीं चाहिए, ठीक है मैडम, इसकी सेटिंग नहीं चाहिए और इसको एज इट इज ऑप्शन भी हम सुपीरियर करेंगे। हमने जो सेटिंग की वही है। अब इसमें से हमारी वैल्यू कौन सी है? तो सबसे ऊपर वाली है। आप देखेंगे ये सबका कोरिलेशन लिमिट के अंदर आ रहा है, 0.3 से 1 के बिटवीन आना चाहिए, वही आ रहा है। इसका मतलब है कि सारे हमारे वेरिएबल आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जो हमने 1 1 नहीं आ रहा है, 3 1 आ रहा है। देखो 1 तो आएगा, 4 1 आ रहे हैं,
ये कह रहा है पीएम और पीएम आपस में कितना मिलते हैं, ये कह रहा है टीएम और टीएम कितना मिलते हैं, 1, वो तो 1 ही मिलेंगे ना, आईएम आईएम 1 मिलते हैं, लेकिन ये बता रहा है कि पीएम और टीएम आपस में कितना मिलते हैं, 74%। ये बता रहा है पीएम और आरएम कितना मिलते हैं आपस में, 74%। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, कोरिलेशन। इसकी भी आप इंटरप्रिटेशन उसी तरीके से करते हैं जैसे मैंने आपको। अच्छा जी, अब हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट है अब जब ये टेस्ट अगर हमारे सारे लग रहे हैं तो आप यकीन मानेंगे रिग्रेशन भी इसका मतलब हमें लग रहा है कि इसके रिजल्ट भी सही है। जो डेटा प्रॉब्लमेटिक होता है वो शुरू से ही आपको हिंट्स देना शुरू कर देता है कि मैं आगे जाके मसला कर दूंगा। रिग्रेशन का, और रिग्रेशन में हम कौन सा रिग्रेशन देंगे, लीनियर रिग्रेशन। अब देखिए ये खुद आपको इतना मजेदार सॉफ्टवेयर ही खुद बोल रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल इधर रखो और इंडिपेंडेंट, तो आपने डिपेंडेंट आपका कौन सा है, और बाकी ये 3 क्या है आपके, बाकी 2 दफा करके मिडिल। अगर आपका बीच में, अगर आपका कंस्ट्रक्ट इस तरीके से है कि आपका 2 लेयर्स के अंदर है, हेलो, अगर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपका ऐसा है कि ए बी के ऊपर है और बी ये 2 लेयर्स में हो गया, सही है, ये इसको कहते हैं कि ये डबल ऑर्डर के अंदर आपका चला गया था, तो इसको आपने रेगुलेशन कैसे चलाना है, पहले ए का बी पे और फिर बी का सी पे। पहले आप इंडिपेंडेंट लेंगे ए को और डिपेंडेंट लेंगे बी को, फिर बी को इंडिपेंडेंट और सी को डिपेंडेंट, ऐसे। अगर आपका 4 लेयर में तो आप 4 दफा ऐसे गेटिंग मार्क, तो 2 है तो 2 इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पे आपका जो है एक वो डिपेंडेंट है, और फिर उसके बाद जितने इस तरीके से आपने खुद ही आपका तो इतना मैंने मुश्किल बनाया, इतना मुश्किल है नहीं आपको, सॉरी स्मार्ट की थोड़ा और अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है, ओके कर दें। अच्छा, और अब इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करते, ये देखो अब ये अनोवा मनोवा ये सारे आपने टेबल सुने होंगे, सारे से यहाँ निकाल के देख। इसमें जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट टेबल्स हैं वो 2 हैं। सबसे पहला टेबल जो इम्पोर्टेंट है वो है मॉडल 7, क्योंकि हमने R² पढ़ा था, याद है आपको, यहाँ R² की वैल्यू, R² की वैल्यू क्या है, 0.629। इसका मतलब है कि आपके जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल में 63% वेरिएंस क्रिएट कर सकते हैं, सही है, 63% वेरिएंस एक्सप्लेन करते हैं, तो ये एक अच्छा फीचर है। आपका 20% भी करते, 30%, 40%, ये भी बहुत बड़ी बात है। 63% इसका मतलब है आपका मॉडल क्या है, फिट है। मॉडल आपका क्या है, यहाँ मॉडल फिटनेस की डिग्री आपको कहां से मिलेगी, R², ठीक है। R² पर कोई कट ऑफ नहीं, जब पढ़ाया था मैंने R² जो मैंने बताया, कट ऑफ कोई नहीं, जितना वो मॉडल अगर 10% है तो उसका मतलब ये कि ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, और फिर आगे की भी आपकी वैल्यूज अच्छी नहीं है। अब अगर 62% एक्सप्लेन कर रहा है इसका मतलब ये कि सारे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गए। दूसरा हमारा टेबल कौन सा है, नोवा का टेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर दूसरा हमारे पास जो टेबल इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, लास्ट वाला, ये देखो, इसमें टी वैल्यू भी है और मेरे पास
एक हमारा पहला यहाँ सिग्निफिकेंस वैल्यू से हम देखेंगे कि पहला हमारा हाइपोथेसिस पहला तो पहले कांस्टेंट है, 3 हाइपोथेसिस है हमारे। तो पहला हाइपोथेसिस 0.005 या उससे कम होनी चाहिए। पहला हाइपोथेसिस सपोर्टेड है नॉट सपोर्टेड है? दूसरा नॉट सपोर्टेड। 0.05 या उससे कम होगा तो सपोर्टेड है, उससे ज्यादा होगा तो हमें लग रहा था कि सारे हाइपोथेसिस हो जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली हमारे कहने से क्या होता है, लेकिन जब हमने डेटा की बेसिस पे देखा तो पता चला कि हमारा फर्स्ट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, दूसरा रिजेक्ट नहीं कहते, नॉट सपोर्टेड है, और तीसरा सपोर्टेड है। अब टी वैल्यू से चेक करें। टी वैल्यू क्या होना चाहिए? 2 या उससे ज्यादा। हम रूल क्या है? टी वैल्यू, हेलो फरिया सॉरी बताओ ना। फरिया को और लाइबा को मैंने क्लास से निकाला। अच्छा, तो टी वैल्यू का क्या थंब रूल था? 2 या 2 से, सुलेमान 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से तो आप देख लें टी पे बताओ सुलेमान कौन सी पूरी करनी है और कौन से हाइपोथेसिस नहीं कर रहे। टी अब्दुल्ला, टी वैल्यू के अकॉर्डिंग बताओ मुझे कौन सा हाइपोथेसिस सपोर्ट कर रहा है और किसको नॉट सपोर्ट कर रहा है। अब्दुल्ला हाँ, आपका नाम क्या है? मैं नाम अब्दुल्ला कौन? हाँ अब्दुल्ला। चलो मैं कुछ बताऊँ। अकॉर्डिंग टू टी वैल्यू कौन सा हाइपोथेसिस सपोर्टेड है और कौन सा नॉट सपोर्टेड? नहीं, इसका मतलब है कि आप क्या वहां से आगे जाके दिखाओगे। शुरू करो अब्दुल्ला, बताओ। सर टी वैल्यू है। भाई मैं दोबारा, अकॉर्डिंग टू टी वैल्यू कौन सा हाइपोथेसिस है आपके सपोर्टेड है और कौन सा नॉट सपोर्टेड है? ग्रेटर देन इक्वल टू बस अभी रुक जाओ। हाँ बताओ सर, जो थर्ड वाला है वो नॉट सपोर्टेड है, बाकी सपोर्टेड है, क्योंकि एक दूसरे पर है। नहीं बच्चा, ये देखें आप, ये वाले दोनों सपोर्टेड है और ये 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। 4 2 या 2 से ज्यादा है, ये सपोर्टेड है। क्या 1 2 या 2 से ज्यादा है? नहीं। ये नॉट सपोर्टेड है। क्या 5 2 या 2 से ज्यादा है? तो फिर ये सपोर्टेड है, सर यही बोला था। क्योंकि थर्ड नहीं, ये सेकंड है, अच्छा। फर्स्ट तो कांस्टेंट है। ठीक है, हाँ सर। समझ आ रही है बात? यस सर, अब क्लियर है। ये इंटरप्रिटेशन इसकी समझ में आ गई आपको? तो आपने यहाँ पे क्या देखना है? ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है और तीसरी कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? बीटा। बीटा आपको मैंने पूरा इक्वेशन बना के दिखाई थी, इसकी इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होती। बीटा याद है ना आपको? Yes, sir. मैंने लिखा था। तो आप बताएंगे कि ये 82 यानी कि 82% ये जो मैंने वहां पे इंटरप्रिटेशन आपको बताई थी कि अगर हाँ इस तरीके से। तो यहाँ पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे पास, बीटा, ई और वैल्यू। इसी की बेसिस के ऊपर आप डिस्कशन किया जा रहा है। इक्वेशन नहीं बनानी है आपको, इंटरप्रिटेशन ठीक है। अच्छा जरा ये देख लो, एक्सेल के ऊपर मैं बना रहा हूँ, ठीक है।